कराड़ी करके, विलेज कराड़ी करके, तो उनका कोई कार्यक्रम था। तो वो लोग आए थे और वो मध्य प्रदेश से जिला बदर किए हुए हैं, लेकिन वो शायद 2 दिन पहले वो जिला बदर का नियम कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने रेट से मेरे से सवाल पूछ रहे हैं वो लोग हाँ, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया पर। तो मैंने उनको कहा था, मेरे से सवाल कर रहे हैं, इस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है उन लोगों को। तो मेरे ही सवाल कर रहे हैं, अब मेरे सवाल कर रहे हैं, सारा जवाब तो मैंने उनको पहले ही दे रखा है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। लेकिन जिस प्रकार से वो और उन्होंने जिस प्रकार से भोपाल की विधानसभा में मध्य प्रदेश के जो प्रश्न उठाए वो काबिल तारीफ है। और वो बकायदा हर काम ऑन लिखित पेपर पर करते हैं। और उन्होंने बिल प्रदेश के लिए भी पेपर वर्क करके उन्होंने जवाब मांगा और प्रस्ताव बना के आपको भेजने की मंशा है कि नहीं, सारा सवाल भी किए, उसका उत्तर आना बाकी है। तो हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मैं होता तो 4 थप्पड़ मारता, तो मेरे मन में ये हुआ कि साला इसको भी मैं होता तो 10 थप्पड़ मारता। अच्छा, आप भी मारते हैं? मैं भी मारता। आज एक और बीजेपी के नेता ने भी कहा कि वो सही किया उन्होंने। नहीं, मैं होता 10 थप्पड़ मारता। मैं लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है ना, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्थापिका। और दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वक्त डूंगरपुर में हूँ। डूंगरपुर में हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक, और हर बार हमारे इंटरव्यू में आप देखते हैं, और जैसा कह सकते हैं कि बेबाक आवाज के लिए एकदम सीधे तेज तर्रार वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। जो बोलना होता है खुले मन से, जैसे भी इनको जिस तरह से जो भी सवाल जवाब होते हैं बिल्कुल खुले मन से करते हैं। तो हमारे बीच में कांति भाई हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सज्जन कुमार चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। सबसे पहला आप गए थे 18 तारीख को, एक चिंतन शिविर था, सुहागपुरा में था। उसके बाद में आप गए थे छोटी सरवन में गए, वहां कुछ भाषण हुआ। उसके बाद में जिनको लेकर के कुछ सोशल मीडिया पर विवाद चला, उस बात को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। क्या है मुद्दा और किस तरह से वो वायरल पोस्ट हुई वो? देखिए, ये जो मुद्दा कोई ज्यादा नहीं है। जो सामाजिक लोग कह रहे हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो अगर आपको ध्यान में है तो मुझे बताइए। वो काम जो कर रहे हैं वो काम हम पहले उनसे पहले बहुत समय पहले कर चुके हैं, 2014-15 के अंदर। और वो काम है वो आपका दक्षिण गुजरात के कटाशपुर इलाके में ज्यादा होता है। और वो जो पदवी दे रखी थी उस समय तत्कालीन समय में वो एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार कोर केसरी जी को दे रखी थी। और उसके बाद में शायद 50 के बाद में वो सारे एक्ट और जो भी पदवियां सब सरकार ने खत्म कर दी है। तो आज उनके पुत्र शायद रविंद्र जी हैं, ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के, वो इस चीज को चला रहे हैं। तो आज की तारीख में मध्य प्रदेश के हमारे एक साथी हैं, इनको लगाई थी। फिर हमने यूं कहा कि भाई मैंने यूं कहा कि जो लोग हमारे साथ में हैं, अगर वो इस प्रकार का काम करेंगे और जेल में जाएंगे तो हम लोग उनको छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे और हमारे लोग भी नहीं आ सकते। क्योंकि 2015 के अंदर हमने मना किया, उसके बाद भी कुशलगढ़ के तामेसरा इलाका है, वहाँ पर कुछ लोगों ने इस प्रकार के मैटर को अंजाम दिया। लाइट बिल नहीं भरना, ये सारा नहीं भरना। तो लाइट बिल नहीं भरना वो बात सही है, क्योंकि इस देश में देश की मिट्टी से पैदा होने वाला हर खनिज पदार्थ जो भी रेवेन्यू है वो सारा आदिवासियों के जीवनी के आधार पर ही बनता है, बात सही है। लेकिन ये सिस्टम के खिलाफ नहीं। ये सिस्टम के खिलाफ, और आज की तारीख में सिस्टम खिलाफ मान लिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक जिला और एक एक पंचायत और एक गांव इस प्रकार का काम करेगा तो उसका सारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। अगर एक पंचायत समिति करेगी तो भी काट दी जाएगी, राज्य करेगा तो भी नुकसान में जाएगा, और पूरा भारत देश इसके लिए आंदोलित होता है। तो कुछ बातें संभव हो सकती है। और इसके लिए मैंने ये कहा था कि भाई जो भी इस प्रकार के काम करेगा उसमें कुछ सरकार की ओर से कुछ एक्शन हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि तामेसरा में हमारे एक कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं, कुछ लोगों को जेल भी हुई, आज भी लोग तड़ीपार चल रहे हैं। उसके लिए मैंने बोला था, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला था और पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोला था। और जो लोग मेरे से आदिवासी जय जोहार जय बिल प्रदेश और आदिवासी कुछ बातें आपके आर्टिकल 244(1) का, आर्टिकल 244(2) का, 13(3) क का है, 15(4), 16(4)
और जो आदिवासी एक्ट जितने भी हमने जिन जिन लोगों को बताए थे हमारे चिंतन शिविर के अंदर, उसी के आधार सवाल कर रहे वो निराधार है, बिल्कुल काम के नहीं है। और लेकिन उनकी जैसा आपने अभी भी कहा कि वो जिस तरह के जो विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, जो जो वो मुद्दे लेकर चल रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए ये मुद्दे सही है नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय है भारत का जो विधि संवत है, उसका सुप्रीम कोर्ट पढ़ा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री हैं और अपने राज्य के राज्यपाल हैं, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल हैं और राज्यों की सरकारें हैं। उस डॉक्यूमेंट को पढ़े और उसका जवाब वो दे। मैं तो भाई एक आम आदमी हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ रखे हैं, उसमें जो हमको समझ में आया वो हमने जीवन में उतारा, जो समझ में नहीं आया हमने वो नहीं उतारा। एक और सवाल कमलेश्वर डोडियार जी को लेकर के कुछ समय से वो अ, ऐसा लगा कि कई सारी बातें भी हुई, बिल प्रदेश को राजधानी को लेकर के थोड़ा सा चर्चा में रहे। अभी वापस बुधनी जो उम्मीदवार थी साधना उइके मध्य प्रदेश में वहाँ उनके प्रचार के लिए गए। फिर अभी एक डेलीगेशन मंडल गया था, उसमें आप मुख्य उनका जो लीडरशिप आप कर रहे थे वहाँ साथ में है। तो कमलेश्वर डोडियार जी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कुछ नाराजगी वाले, वो कुछ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए कमलेश्वर जी डोडियार एकदम भले व्यक्ति हैं और वो अग्रेसिव व्यक्ति हैं और कुछ बात को, क्योंकि वो लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं, लॉ कर रखा है उन्होंने और बिना आधार से कोई बात नहीं करती। और उनको जिताने से पहले जिस प्रकार से मैंने काम किया और उसके बाद में मेरे साथी जो प्रतापगढ़ के मांगीलाल नैनमा है, जो बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के हमने राष्ट्रीय संयोजक बना रखे थे और हम दोनों ने जिस प्रकार से रतलाम के अंदर काम किया, मंदसौर में काम किया, नीमच में काम किया और झाबुआ में काम किया, तो उस समय कमलेश्वर थोड़े तड़ीपार चल रहे थे। फिर पंचायती राज आए, उसमें हमने जिला पंचायत के सलाना के चारों चार हमने जिता के भेज दिए और उसके बाद में फिर कमलेश्वर के ऊपर विभिन्न प्रकार की धाराएं और उसमें फंसे वो बाहर फरारी भी काटी, उसमें भी कहाँ कहाँ गए कहाँ कहाँ नहीं गए उसको उसका पता नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर बाद में आए, अब बाद में आने के बाद में हमने कहा कि तेरे को चुनाव लड़ना है और उनको सब लोग चाहते हैं कमलेश्वर चुनाव लड़े क्योंकि कमलेश्वर का जनाधार बढ़ चुका था। और फिर हमने कहा कुछ हमारे नियम कायदे हैं, स्टाम्प पे लिख के दे दो। कमलेश्वर जी ने हमने जो कहा सारा लिख के दे दिया। लिख लेने के बाद में वो चुनाव जो लड़े। नोटिस दिया था उसके बाद? नहीं, जब वो चुनाव ही नहीं लड़े थे उससे पहले तो हमने स्टाम्प पे लिख के ले लिया और आदिवासी खेत में काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, सारे हमारे कुछ नियम कायदे हैं सारे लिख के आदिवासी पुराने लिख के ले लिए। फिर उसको हमने भारत आदिवासी पार्टी को रिकमेंड किया भाई इसको मैंडेट दिया जाए, तो उसको मैंडेट दिया गया। वो चुनाव लड़े, जीत गए अच्छे खासे वोटों से। और उसके बाद में देखो जीतने के बाद में किसी के आदमी में ये होता तो है, हल्का फुल्का तो हो ही जाता है क्योंकि आज कुछ लोग होते हुए हल्का फुल्का मतलब क्या ईगो आ जाता है? ईगो आता है हल्का फुल्का कि भाई मैं जीत चुका हूँ, मैं ये हूँ। उनके अलावा और किस में ईगो आपने देखा? देखिए आपके 230 एमएलए हैं मध्य प्रदेश के, 230 में ईगो है। राजस्थान के जितने एमएलए उसमें ईगो है। 543 आपके सांसद है उसमें ईगो है। जीतने के बाद आ ही जाता है, जीतने के बाद में आ ही जाता है। पद के साथ मद आ जाता पद के साथ में मद, वो मद ही ले डूबता है अंत में। तो हो सकता है तत्कालीन समय में कमलेश्वर को थोड़ा हल्का हुआ होगा अगर मैं आज की तारीख में एमएलए बन गया हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन उसको हम नजरअंदाज करते हुए कमलेश्वर आगे। और अंत में कुछ बात ऐसी हुई कि जब आपका लोकसभा चुनाव था उस समय ये लोगों को हमने महाराष्ट्र प्रवास से भेजा था कि आप लोग जाइए भाई वहाँ चुनाव लड़ने की क्या मनसा है, कौन कौन क्या क्या चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि उनका खंडवा खरगोन पास में पड़ता है। है। पास से पड़ता है उधर के इलाके से, खंडवा खरगोन के इलाका जो मध्य प्रदेश का, इधर से हमने कहा थावर को भेजा। तो वहां पर वे राजस्थान के लखन सिंह जी करके जो हैं वो उनको मिले, बोले भाई यार आप हमारे मुख्यमंत्री से मिलना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ जरूर मिलेंगे, हम बिल प्रदेश के मुद्दों को लेकर मिलेंगे क्योंकि हम लोग शिंदे साहब? हाँ शिंदे साहब से महाराष्ट्र का कुछ इलाका है जिसको हम लोग बिल प्रदेश में शामिल करना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री उसका रिकमेंड नहीं करेगा, प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, तब तक कैसे बिल प्रदेश बनेगा भाई? इसलिए हम कह रहे 4 राज्यों के कम से कम उस इलाके को मिला के हम बना चाहते हैं। तो वो बिल प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी हुई और बातचीत भी हुई। कुछ बात हुई उसके बाद में उन्होंने बताया कि हम लोग मिले थे, लेकिन अचानक फिर बाद में
उसको उन्होंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा, अचानक सोशल मीडिया पे आ गया। मीडिया पे आ जाने के बाद हम लोगों ने सोचा यार ये अलग अलग मिल गया, ये हो गया। तो हमने ये कमलेश्वर डोरे को कहा कि भाई आपने बिना पार्टी की परमिशन के बिना आप लोग कैसे मिला ऐसे करके उस नोटिस वगैरह थमाया। तो थमाने के बाद में कमलेश्वर जी थोड़े से नाराज हुए कि भाई मैं एज ए एमएलए हूँ, मैं कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, मैं पार्टी विरुद्ध में कोई काम नहीं कर रहा हूँ, समाज विरुद्ध में कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इस प्रकार का सवाल थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन एक प्रकार का जो आप एलिगेशन लगा रहे, मैं उस एलिगेशन से नाराज हूँ, ऐसा करके कमलेश्वर नाराज चल रहे थे। और चलते चलते फिर बुधनी में आपकी ये जो साधना आयोग की लड़ी, तो कमलेश्वर से मेरी चर्चा हुई, भाई आपको जाना है बुधनी में, और उधर के उनके जो भी लोग चलाना के उन्होंने सब चर्चा की, वो बुधनी गए। उसके बाद में हमारा अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती थी, तो सभी जगह मना रहे थे। कमलेश्वर का आपका रतलाम हो गया, धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, उस इलाके कमलेश्वर मना रहे थे। हमारे इलाके में हमने मनाई ये सुहागपुरा, बांसवाड़ा, उसे मनाई। उसके बाद में जालोर से बात आई थी, मैंने जालोर को कहा कि हम लोग मना रहे, तो हम लोग 15 के बाद कभी भी आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम 17 को रख लो। 17 तारीख को हम लोगों ने जालोर के अंदर बिरसा मुंडा जयंती मनाई, और वहाँ पर सुधा माता मंदिर है जो आदिवासी बिलो का, उसके बारे में जल जंगल जमीन से उनको हटा रहे हैं, उनके लिए चर्चा की। उसके बाद में हम लोग सीधे जो अभी थप्पड़ कांड हुआ उसके लिए निकले, जयपुर पहुंचे। वहाँ कैसे गए? पार्टी की तरफ से गए थे? क्योंकि आप तो पार्टी के संस्थापक फाउंडर हैं। वहाँ क्योंकि एक बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, मैंने और भी प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया, इस चीज को राजनीतिक रूप देने के लिए गए, इस तरह से भी कुछ बातें चल रही। वहां गए, उसका कारण क्या? देखिए, इसलिए इस चीज को हम लोग राजनीतिक रूप देने के लिए नहीं गए हैं, चाहे इसके लिए कोई भी कैसे भी बात करे। हम लोग वहां गए इंसानियत के खातिर गए, जो इंसानियों के साथ में बर्बरता कुर्ता हुई है उसको देखने के लिए गए। जिस प्रकार से काकी डूंगरी कांड हुआ और जिस प्रकार से पुलिस या दबंगताई चलाई, और आपकी राज्य सरकार ने जिस प्रकार से उसका कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक उसी प्रकार से समारता गांव के अंदर पुलिस ने गोलियां चलाई, आंसू गैस छोड़े, और उन गांव वालों को, महिलाओं को इतना मारा, और हम लोगों ने देखा नहीं गया। मैं तो आपके चैनल से कहता हूँ, जिस दिन से हमने उस गांव का दौरा किया, हर घर में घूमे, कांच के शीशे तोड़ दिए, खिड़कियां तोड़ दी, और फिर वो आंसू गैस की इतनी एक्सपायर्ड जो आंसू गैस के थे वो मोटा, हाँ, वो हमको मिले वहां पर। लकड़ियां मेरी टूटी हुई, महिला ने यहाँ तक अपने जांघों तक खोल के देखा, दादा भाई हमको यहाँ मारा है। और कुछ एसडीएम के बारे में पता चला, ये तो 2-3 जगह ऐसे कांड और करके आया है। और बीजेपी के नेता ने भी कहा कि वो सही किया उन्होंने। नहीं, मैं होता 10 थप्पड़ मारता मैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से गलत है ना, क्योंकि लोकतंत्र, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका और ये सारी चीज, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका की आड़ में वो गुंडागर्दी किया, उसने गुंडागर्दी इस प्रकार किया कि वो एसडीएम में तो क्या हुआ, किसी महिला का हाथ पकड़ के जबरन वोट डलवाएगा। उसने आशा सहयोगिनी का हाथ पकड़ के ले जाके जबरन, न तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड था, न चिट्ठी थी, न पत्री थी, और सीधा नाम राइट करवा के सीधा अंगूठा दबवा दिया। उसके बाद में उस आशा सहयोगिनी का एक विकलांग पति था, उससे भी वोट डलवा दिया, किसी अन्य बुजुर्ग से वोट डलवा दिया। तो ये जबरन करना एक दादागिरी का काम हुआ। तो इसने जो एसडीएम थे, उन्होंने संविधान और लोकतंत्र को आड़ में एक गैर संवैधानिक काम किया है। तो मैं सरकार से दरखास्त भी करना चाहूंगा आपके चैनल के मार्फत से कि उस एसडीएम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कुकृत्य किया है, ऐसा काम कहीं नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के साथ में अभद्रता किया, महिलाओं को मरवाया, पिटवाया, और कलेक्टर को भी बुलाया, कलेक्टर भी नहीं आई। ये भी कहीं न कहीं बुरा हुआ है। और मैं इसके साथ साथ में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। पूरा सरकार उस घाव के विरुद्ध में था, लेकिन डॉक्टर उस पार्टी के होते हुए भी उस घाव में गए, और जिस प्रकार से हमने डिमांड करी थी कि 50 करोड़ का मुआवजा, गांव वालों की बाइकें जली, 3 ट्रैक्टर बाइकें लेके गए, और कंटेनर कुछ 4 व्हीलर लेके गए, और शाम के टाइम में वहां पर चुनाव हो जाने के बाद में एक जलसा रखा था। वहां के जो स्थानीय गायककार आने वाले थे, उसको देखने के लिए अन्य लोग भी आए थे दूसरे गांव से भी।
तो उस गांव की बाई के जरिए उनको तो मुआवजा मिल रहा है, लेकिन अन्य गांव की बाई के जरिए उनको कोई मुआवजा मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणारी जी ने इन लोगों की प्रशंसा, इन लोगों को जो मुआवजा दिलाया, वो मुआवजा, जैसे हम लोग पहुंचे 50 करोड़ की डिमांड रखी, जिनकी सीसी टूटे उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोग निर्दोष जेल में डाले गए, पकड़े गए, उनको छूटना चाहिए। ये सारी बात हमने रखने के बाद में सरकार ने इस बात को माना, और 50 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 50 बाइकों का सीधा इन्होंने ऊपर ले लिया, 50 बाइक हम नई खरीद के देंगे। और 15 या शायद 20-21 लड़कों को उन्होंने तत्काल छोड़ दिया। 19 लड़कों। हाँ, 19 लड़कों को तत्काल छोड़ दिया, दूसरे दिन ही हम लोग आए उसके बाद में, और धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, और इस प्रकार हम लोग गए। समय भी हो रहा है और अब भी व्यस्त हैं, जाना है आपको। चुनाव पर आते हैं वापस। वैसे आपने बात कर ली है, कितने वोटों से वैसे आपने पहले भी कहा कम मार्जिन से जीतेंगे और उसका कारण भी आपने बता दिया, लेकिन एक एवरेज आप बताएं, फिगर, फिक्स फिगर आपके हिसाब से कितने वोट आ सकते हैं देखिए, 84 में? फिक्स फिगर निर्वाचन आयोग भी नहीं लगा सकता, कांग्रेस भी नहीं लगा सकती, बीजेपी नहीं लगा सकती, बीएपी भारत आदिवासी कांति भाई लगा रहे आप भी नहीं लगा सकते, कांति भाई नहीं लगा सके, क्योंकि जनता के दिमाग में क्या चलता है, वो जनता जनार्दन है, जनता तय करती है मुझे किसको वोट देना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन हम जीतेंगे। अच्छा, मतलब मैंने कह दिया, मैंने अपना व्यूज दे दिया, ओपिनियन दे दिया, एक वोट से भी जीतेंगे, लेकिन हम जीतेंगे 84 के अंदर। और सलूम्बर के अंदर हम कस्मकस स्थिति में है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ 2 महिला हैं और 1 पुरुष है। तो 2 महिला हैं, तो हो सकता है कि महिला ने महिला को वोट दिया हो, महिला के वोट को बंटवारा हो गया हो, और कुछ वोट है जो जीतू भी। ऐसा कुछ आभास हुआ आपको? ऐसा आभास तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम, क्योंकि इसमें मेरे को ये लगा कि हमारे जो मन्नारे हो गए बीजेपी के अमृतलाल जी, तो उनकी पत्नी को टिकट दिया, तो उनको एक तो एमएलए का जो फुल फॉर्म नहीं आया, और एमएलए के कार्य क्या है, और एमएलए विधायक यानी विधि का निर्माण और विधि बनाने, राज्य की विधि बनाने वाले विधायक होते हैं, उसका फुल फॉर्म नहीं आया। तो लोगों में ये समझा अभी से तो कुछ नहीं आ रहा है, तो विधानसभा में जाके क्या बोलेंगे, तो वो उसके लिए उनके लिए माइनस पॉइंट हो गया। और दूसरा, जो हमारे रेशमा जी हैं, वो रघुवीर जी के सामने चुनाव लड़ी थी, और रघुवीर जी के सामने चुनाव लड़ने कांग्रेस को हरा दिया। तो कुछ कांग्रेसी लोग हैं, वो रेशमा जी के विरोध में हैं, वो हम धरातल पे हमने देख लिया। तो उसका फायदा निश्चित रूप से दोनों का, लेडीजों का कमजोरी का फायदा जितेश कटारा को होगा, और जितेश कटारा कैन बी पॉसिबल विधानसभा पहुंचेगा, और अब की बार थलुम्बर से। देवली उनियारा का क्या कहेंगे आप, वहां जाके आए? देखिए, देवली उनियारा, देखो भौगोलिक परिस्थिति से राजनीति स्टैंड अलग होते हैं। देवली उनियारा के अंदर नरेश मीणा है, वो देवली उनियारा का नहीं है। नरेश मीणा बारा का छिपा बाड़ौद से बड़ौद कोई है, उसके अलावा उसका गांव और दूसरा है, दूसरी विधानसभा में। तो अपने इलाके में क्या होता है कि जिस विधानसभा का आदमी हो वहीं लड़ता है, और उस इलाके में आदमी अलग अलग जाके चुनाव लड़ते हैं। जो पहले बड़े बड़े विस्थापित राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, वो करते हैं। जैसे आप राहुल गांधी है, वो अमेठी से लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी उधर से लड़ते हैं, इधर से लड़ते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लड़ते हैं। तो अभी नरेश मीणा इतना बड़ा चेहरा नहीं हुए हैं, अभी स्ट्रगल में है। और देवली उनियारा से पहले वो दूसरी जगह बाराम चुनाव लड़े थे, और यहाँ पे लड़े हैं अभी। और इसलिए जो हवा बननी चाहिए थी नरेश मीणा की, वो बनी कि नहीं बनी मुझे नहीं पता, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद में कुछ वोट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और कुछ वोट नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव इसलिए हो सकते हैं कि भाई लोकतंत्र का मामला है, एक एसडीएम को एक मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया था, मतलब फुल पावर होता है, फुल पावर था उनको, एरिया मजिस्ट्रेट। हाँ, एरिया मजिस्ट्रेट का पावर हो जाता है पूरा। तो उसके सामने हाथ उठाना भी एक प्रकार का ठीक जैसा नहीं रहा, वो लोगों के मन में जगा होगा। लेकिन लोगों ने क्या सोचा कि वोट फर्जी डलवा रहा था, इसलिए मारा। लेकिन वो इसलिए मारा था क्योंकि जो गांव थे, वो गांव पहले
देवली में थे उनको ले जाके उनियारा उपखंड में डाल दिए थे। उनियारा उपखंड उस गांव से 80 किलोमीटर दूर पड़ा था, देवली मात्र 18 किलोमीटर दूर पड़ा था। तो हमारे जाने उन्होंने गांव वालों ने वोटों का बहिष्कार किया था कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे, हमको हमारी मूल उपखंड वापस डालो। तो हमारे जाने के बाद में ये काम भी हो गया। हाँ, 28 गांव हो गए, जो जितने गांव थे उनको उसमें वापस डाल दिया, उनियारा में डाल दिया। नियाराम डाल दिया। तो प्रभाव तो कहीं न कहीं दबाव बनता है, दबाव हमने बनाया है और हम लोग तीसरे फ्रंट के रूप में उभरे हैं राजस्थान के अंदर। तो हमारे से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं और लोगों का अगर साथ में जयपुर में मुख्यालय भी खोल रहे हैं। जी, जयपुर के अंदर हम लोग अब की बार राज्य का मुख्यालय खोल देंगे और खोल रहे हैं। उसका लगभग दिसंबर के अंदर-अंदर हम लोग उस ऑफिस का उद्घाटन कर देंगे। क्या काम रहेंगे वहाँ? उस मुख्यालय से क्या काम होंगे? उसके फायदे क्या, नुकसान क्या? उस मुख्यालय से फायदे ये रहेंगे कि यहाँ जो पार्टी चल रही है तो यहाँ जो डूंगरपुर के अंदर मुख्यालय हमने बना रखा है वो राष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में है। ये क्योंकि केंद्र बिंदु है अपन लोग 4 बिल प्रदेश के इलाके का, और अब बिल प्रदेश के इलाके से बाहर पार्टियां चली गई है तो यहाँ केंद्र बिंदु तो रहेगा। और राजस्थान का जो अधिकतम इलाका है वो उधर आ जाता है। तो जो राजधानी है उस राजधानी के अंदर अगर अपना मुख्यालय रहता है तो निश्चित रूप से फायदे होते ही हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट करना है वहाँ पे मीडिया पत्रकार सारा वहाँ मिल जाता है मूल स्ट्रीम का, और अच्छी बातें वहाँ से हम लोग प्रसार प्रसारित कर सकते हैं। और आपका विधानसभा घेराव हो गया और इस प्रकार के काम वहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम वहाँ जिला आपका प्रदेश स्तर का मुख्यालय खोल रहे हैं। पूरी राजस्थान का है, रेगिस्तानी इलाके का, शेखावटी इलाके का है, वो वहाँ का केंद्र बिंदु रहेगा। और इस दक्षिण राजस्थान का केंद्र बिंदु तो है ही है वैसे भी हम लोग, और जयपुर आना जाना रहता ही है क्योंकि वहाँ पर सारे एमएलए मिल जाते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर ऑफिस खोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में व्यूअर्स को मैसेज आपकी तरफ से देना हो तो क्या देंगे? व्यूअर को मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारे सज्जन कुमार जी चैनल को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, उसको शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं किया तो बटन दबाकर सब्सक्राइबर करें। और जहाँ तक मेरे वीडियो आते हैं उसको आप लोग पसंद कीजिए, और करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ न कुछ कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सज्जन कुमार जी के साथ साथ में मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि जो विवाक आवाज है और ईमानदारी की आवाज है जो आम जनता तक जा सके। और जो हम लोग आने वाले समय में अभी तो राजनीतिक और चुनावी मुद्दे उठा रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग इस इलाके की समस्याओं के बारे में और संवैधानिक मुद्दों के बारे में और हम लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, ऐसे मुद्दे भी इस चैनल पे आपको बहुत जल्द जल्द दिखने मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में कांति दादा, और हमारी बातचीत हुई कुछ तत्कालिक मुद्दों को लेकर के, चुनावी मुद्दों को लेकर के और जो क्योंकि हम मिलते रहते हैं तो जो कम समय में बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, उन मुद्दों को लेकर के आपसे संबंधित बातचीत हमारी हुई। और इस बातचीत को लेकर के जैसा उन्होंने बताया, आप क्या विचार रखते हैं, आपके मन में क्या और सवाल आते हैं, सारी बातों को लेकर के आप सुन करके कमेंट बॉक्स आपके लिए आप लिखें, उसमें कुछ सवाल हो तो वो भी लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।